Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 12, the National Movement, second phase. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. अब क्यों देखें मैडम हम पार्ट 1? क्योंकि बेटा ये लिंक में चैप्टर है. हम लोगों ने पार्ट 1 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा दी थी. ठीक है, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि पार्ट 1 में स्टार्ट हो गई थी, पार्ट 2 स्टार्ट होगा उसकी विड्रॉल से. तो आपको पता होना चाहिए ना भाई पार्ट 1 में क्या हुआ था. दोनों ही पार्ट आपको देखने जरूरी है. ठीक है, विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं हम बच्चा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं. चौरी चौरा एक स्मॉल विलेज है, गांव है. कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है. तो क्या हुआ बेटा, 5 फरवरी 1922 में एक क्राउड था, एक ग्रुप था, झुंड था. किसका? पीजेंट्स का, किसानों का, जो प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे थ्रू द विलेज. अपने गांव में ही प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे. किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. तो जो पुलिस थी उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स को मारना स्टार्ट कर दिया. वो वॉलंटियर्स क्या कर रहे थे? पिकटिंग शॉप्स. ये शॉप होती है जैसे ये रही लिकर शॉप या कोई भी शॉप जो फॉरेन प्रोडक्ट्स बेच रही है, उसके आसपास लोग ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे कि कोई उस शॉप में एंटर ना कर पाए. इसको बोलते हैं बेटा पिकटिंग. तो जो वॉलंटियर्स पिकटिंग कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया. अब इससे किसानों को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी. 22 पुलिसमैन की डेथ हुई इसमें. महात्मा गांधी बिल्कुल अगेंस्ट थे, किसी भी टाइप के वायलेंस थे. महात्मा गांधी वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एनी वायलेंस. उन्हें बिल्कुल वायलेंस करना ही नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी थोड़े से, उनकी फोरसाइट बहुत अच्छी थी, दूरदर्शी थे. वो देख सकते थे कि अगर वायलेंस की बारी आई तो हमसे ज़्यादा वायलेंस ब्रिटिशर्स कर सकते हैं. उनके पास आर्म्स हैं, एमिनेशंस हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं. तो हम क्या वायलेंस करेंगे, वो ज़्यादा वायलेंस कर सकते हैं. इसलिए महात्मा गांधी को ये बिल्कुल पता था कि किसी भी मूवमेंट को वायलेंट तो टर्न नहीं होने देना है. ठीक है, तो इसीलिए जैसे ही ये मूवमेंट वायलेंट टर्न हुई, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. अब यहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वही बुक भी आपसे पूछ रही है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो अपने पीक पे थी और महात्मा गांधी ने उसे विड्रॉ कर लिया. क्या महात्मा गांधी का ये स्टेप करेक्ट था? तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेप था. भले ही मूवमेंट पीक पे थी पर उसे विड्रॉ करना जरूरी था, क्योंकि मूवमेंट वायलेंट हो गई थी. अगर हम वायलेंस की भी बात करें तो हमसे ज़्यादा हर मायने में वायलेंस कर सकते थे ब्रिटिश, बिकॉज दे वर इक्विप्ड विथ मॉडर्न वॉरफेयर मशीनरीज, आर्टिलरीज हैं उनके पास, गन्स हैं उनके पास, बॉम्ब हैं. तो बेटर था कि हमने विड्रॉ कर लिया. नहीं तो वो ज़्यादा वायलेंस कर सकते थे. बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है. अभी हम लोगों ने जलियांवाला बाग मसाकर में देखा था. फिर वो ये भी नहीं सोचते हैं कि वहाँ बच्चा है कि बूढ़ा है, किसी पे भी उठा के गोलियां चला देते. तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता. इसलिए ठीक किया गांधी जी ने, उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. नाउ नॉन कोऑपरेशन टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब हम लोग पढ़ेंगे 1922 टू 1930. 1920 से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई उसे 5 फरवरी 1922 में विड्रॉ कर लिया. अब हम चल रहे हैं 1922 से 30 तक. जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुई, कांग्रेस डिवाइड हो गई दो ग्रुप्स में. एक ग्रुप्स था जिसमें थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल. नहीं, विट्ठल भाई, सॉरी, वल्लभ नहीं, विट्ठल भाई, सॉरी. सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ये चाहते थे कि ये जो हमने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर रखा है, अब इसको बंद कर दो. हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन को लड़ना चाहिए. ठीक है, वांटेड टू एंड द बायकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस को जो बायकॉट कर रखा है अब उसे एंड कर दो, बंद कर दो. इन लीडर्स का मानना था कि कांग्रेस अगर इलेक्शंस को बायकॉट करती रहेगी तो ये सही नहीं होगा. और इससे क्या होगा, इलेक्शंस में देखो कांग्रेस बायकॉट कर रही है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में चुन के, हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इलेक्शन कराएगी उससे चुन के कौन सी लोग जाएंगे, वो लोग जाएंगे जो ब्रिटिश के लॉयल होंगे. देखो कांग्रेस तो बायकॉट कर रही है, सारे मेजर नेता बायकॉट कर रहे हैं, तो इलेक्शन तो होंगे. इलेक्शन में लड़के कुछ लोग भी असेंबलीज में पहुंचेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, इंपीरियल ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. तो वहां पर सारे लॉयल लोग पहुंच गए हैं, तो एब्सोल्यूट पावर उनके पास आ जाएगी. वो जो कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे. तो इससे बेटर है कि कम से कम कुछ लोग जो एंटी ब्रिटिश हैं वो भी इलेक्शन में पार्ट लें और गवर्नमेंट का पार्ट बन जाए. दे वांटेड द कांग्रेस
टू टेक पार्ट इन इलेक्शन, वो चाहते थे, मेरी बात समझ में आई ना, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया। देखो ये ABC, ये बहुत ही कद्दावर नेता हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, पर ये कांग्रेस के हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, भैया हम लेजिस्लेटिव इलेक्शंस को नहीं लड़ेंगे। सी नहीं, D और E, ये जो ब्रिटिश, प्रो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश की हर बात को मानते थे, इन दोनों ने इलेक्शन लड़ा। अब गवर्नमेंट में ये बैठ गए, तो क्या ये इनके लिए या जनरल पब्लिक के लिए कुछ भी अच्छा करेंगे? नहीं, ये जो भी कुछ अच्छा करेंगे वो किसके लिए करेंगे? ब्रिटिश के लिए करेंगे। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए सियार दास चाहते थे कि हम लोग कांग्रेस इलेक्शन लड़े, इलेक्शंस में पार्ट ले, गवर्नमेंट को ज्वाइन करे, ठीक है, एंड देन वर्क टू डिस्ट्रॉय द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम इनसाइड, और अंदर बैठकर ही उस सिस्टम को खत्म करने की बात करें। ऐसा किसका कहना था? सियार दास, विठल भाई पटेल, कि भाई आप चलो इलेक्शन लड़ो, अंदर बैठो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और फिर उसको अंदर से खत्म करो। So these pro-changers wanted to enter the legislatures and then make it impossible for government to function by opposing all its policies. और सरकार में बैठ के फिर सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको अपोज करते रहो। पार्लियामेंट में क्या होता है? डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तो जब हमारे जैसे नेता बैठेंगे तो सरकार की सारी पॉलिसीज को अपोज करेंगे और सरकार को काम नहीं करने देंगे। ऐसी विचारधारा के साथ सियार दास, विठल भाई और कौन, एक और मोतीलाल नेहरू, ये लोग इलेक्शन की बात करने लगे। जो सेकेंड ग्रुप था उसे कहा जाता था नो चेंजर्स, वो अपोज करते थे कि हम किसी भी काउंसिल को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। दिस ग्रुप वांटेड टू अंडरटेक अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, वो चाहते थे कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स करेंगे। और ये जो ग्रुप था इसको लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, उसमें विठल भाई पटेल थे, इसमें वल्लभ भाई पटेल थे, इसमें सी राजगोपालाचारी थे और राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने बोला हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, काउंसिल को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम तो बाहर से ही कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करते रहेंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे, हमें नहीं जाना सरकार में। कौन थे ये? वल्लभ भाई पटेल। उसमें कौन थे? चेंजर्स में विठल भाई पटेल, इसमें है राजेंद्र प्रसाद, इसमें है सी राजगोपालाचारी, उसमें कौन कौन है बेटा? मोतीलाल नेहरू। कौन है मोतीलाल नेहरू? फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इन 1923 जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने कांग्रेस, खिलाफत, स्वराज्य पार्टी बना ली। कौन सी पार्टी? कांग्रेस भी है, खिलाफत भी है, मतलब कांग्रेस भी है, मुस्लिम खिलाफत भी है, स्वराज पार्टी। प्रो चेंजर्स ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस, खिलाफत, स्वराज्य पार्टी, पॉपुलरली नोन है स्वराज पार्टी, और इसको कॉमनली क्या बोला गया? स्वराज पार्टी। ये जो नई पार्टी थी, अच्छा पूछा जाएगा स्वराज पार्टी में कौन कौन थी, तो कांग्रेस भी है, खिलाफत भी है और स्वराज पार्टी, इतना सब कुछ है इसमें, है। इसको कॉमनली क्या कहा गया? स्वराज पार्टी। ये जो नई पार्टी थी बेटा, ये ग्रुप की तरह काम कर रही थी। द न्यू पार्टी वॉज टू फंक्शन एज अ ग्रुप विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस ने अलाउ किया स्वराजिस्ट को कि चलो भाई तुम्हें इलेक्शन लड़ना है, लड़ लो। जो स्वराज पार्टी थी उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, सीटें जीती लेजिस्लेचर में, ठीक है, बाय अपोजिंग एवरी ब्रिटिश मूव, और हर ब्रिटिश मूव को ये अपोज करते रहे। ये इन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के लिए कि वो अपनी पॉलिसीज और प्रपोजल्स को अप्रूव करा पाए लेजिस्लेचर में। मतलब ये बिल्कुल सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल की बात बिल्कुल सही निकली। वो यही तो चाह रहे थे कि सरकार के साथ बैठ के उनको परेशान करना, तो करने लगे। ब्रिटिश जो भी प्लान पॉलिसीज लाती ये उसको अप्रूव ही नहीं करते, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स को परेशान करके रख दिया स्वराजिस्ट ने। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुई थी, अभी हमने देखा ना 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो गई थी, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। उन्हें फरवरी 1924 को रिलीज किया गया। 2 साल वो जेल में रहे बेटा, 2 साल बाद उन्हें रिलीज किया। जैसे ही विड्रॉ हुई मूवमेंट 1922 में, उसके बाद वो जेल गए और 1924 में जेल से वापस आए। जब वो जेल से वापस आए तो जो कांग्रेस थी उसने अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को वापस से स्टार्ट किया। सम इश्यूज दैट वर फोकस्ड अपॉन, किस किस इशू पे काम किया आप कांग्रेस ने 1924 के बाद? रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, कि हम अनटचेबिलिटी को खत्म कर देंगे। प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, चुन चुन के वो बातें कही गई, उनके ऊपर काम किया गया जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़े, और खादी के स्प्रेड को बढ़ाया। ना मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स, मतलब बहुत सारे पीजेंट्स रिवोल्ट हो चुके थे ऑलरेडी, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। जब से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था, हर थोड़े टाइम के बाद जो पीजेंट्स थे वो रिवोल्ट कर ही देते थे। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी तो पीजेंट्स बहुत एक्टिव थे, एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। किसान सभा बनाई गई थी, किसान औद सभा बनाई थी, किसान सभा बनी थी, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में बहुत सारी किसान सभा बनी, बाद में जी ने भी जाके उन्हें एड्रेस किया था। किसान सभा फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, किसान सभा ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट कर रही थी, उनके एजेंट्स जो इंडिया में थे उसके अगेंस्ट में फाइट कर रही थी, जो कि थे जमींदार। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, जो पेजेंट्स थे उसने कांग्रेस को परस्यू करने के लिए, कांग्रेस चाहती थी कि वो मना ले, किसको, कांग्रेस को, कि भाई आपको आपका जो मूवमेंट है उसको कंटिन्यू रखना है। आफ्टरवर्ड ऑल्सो मोबिलाइजेशन ऑफ द पीजेंट्स वाज द स्ट्रेटेजी एक्टिवली परस्यूड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि किसान क्या करें भैया, कुछ ना कुछ पार्ट लेते रहें, किसमें, नेशनल मूवमेंट में। जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने जितने भी प्रॉब्लम पीजेंट्स फेस करते थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह के साथ किस महान व्यक्ति का नाम जुड़ता है, तो वो है वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, कब, 1928। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने ऑर्गेनाइज किया बरदौली सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन इंक्रीज इन द टैक्सेस। टैक्सेस इंक्रीज करने के अगेंस्ट में ये सत्याग्रह हुआ, जिसका नाम है बरदौली सत्याग्रह। करने वाले थे वल्लभ भाई पटेल। किस ईयर में, 1928 में। गांधी जी वॉज ऑल्सो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉज ऑफ पीजेंट्स, और गांधी जी भी किसानों से अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड पाते थे। नाउ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट द सेकेंड फेज। अब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सेकेंड फेज को हम पढ़ेंगे। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फिर से रिवाइव हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो गया, उसके बाद फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लगी। 1924 में जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। जो रिवोल्यूशनरी थे, देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो गई, उसके बाद ये लोग फिर एक्टिव हो गए। 1924 में इन्होंने HRA बना लिया। HRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भैया जड़ से उखाड़ के फेंक देना है विथ आर्म्ड रिवॉल्यूशन। अब हम करेंगे आर्म्ड रिवॉल्यूशन, हम भी उनके साथ आर्म से ही लड़ेंगे, मतलब बंदूक गोली से ही लड़ेंगे, और बस अब ब्रिटिश रूल को तो ओवरथ्रो करना है। ठीक कोई बात। अब ये जो रिवोल्यूशनरी थे बेटा, इन्होंने पहला काम क्या किया, 1925 में एक ट्रेन थी उसको रोक लिया। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरी स्टॉप द ट्रेन। कहाँ पर रोक लिया, काकोरी में। देखो काकोरी के ऊपर पूरी केस स्टडी आपकी बुक में दी हुई है, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। क्यों, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो, है ना। चलो, पर एक सेपरेट वीडियो काकोरी के ऊपर होगा। अब ट्रेन रोक ली काकोरी, काकोरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और जो सरकार का पैसा था उसमें से ले लिया। इस पैसे का यूज किया रिवोल्यूशनरीज ने अपनी एक्टिविटी को फाइनेंस करने के लिए। सिमिलर सच इंसिडेंट कंटिन्यू थ्रू आउट द पीरियड, और इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट किए थ्रू आउट दिस पीरियड। रीड मोर, रीड अबाउट द काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस ऑन पेज नंबर 93। आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। काकोरी कॉन्स्पिरेंसी पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जितना रेपरेशन इनके ऊपर करती है, जितना इनको सप्रेस करना चाहती, इतनी इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ती जाती। तो ब्रिटिश का जो रेपरेशन था इनके लिए वो फेल होता गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ब्रिटिश कुछ भी कर रही थी। द रेपरेशन ऑफ ब्रिटिश फेल टू स्टॉप दिस रेवोल्यूशनरी। ब्रिटिश का रेपरेशन इन रेवोल्यूशनरीज को रोक ही नहीं पा रहा था। 1928 में इन लोगों ने क्या किया, रेवोल्यूशनरीज ने, एक ब्रिटिश ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम था शॉन्डर्स। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर शॉन्डर्स जिसका नाम था, जिसने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का। एक पीसफुल, एक शांति से लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चला, लाठी चार्ज करने का, गोली नहीं, सॉरी, गोली नहीं, कारतूस नहीं, बंदूक नहीं, लाठी डंडा, लाठी चलाने के लिए ऑर्डर दिया था। किसने, सॉन्डर्स ने। उसको 1928 में असैसिनेट कर दिया हमारे HRA ने, के रिवोल्यूशनरीज ने। क्या गलती थी सॉन्डर्स की, इसने लाठी चार्ज की परमिशन दे दी थी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में, जिसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। और बेटा लाला लाजपत राय को इतना ज़्यादा ये लाठियाँ लग गई कि इतनी ज़्यादा इंजरीज उनको हुई कि उनकी डेथ ही हो गई थी। एंड लेटर फैटल इंजरीज, मतलब वो इंजरीज जिससे उनकी डेथ हो सकती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से वो घायल हो गए। लेटर सक्कम टू देम, और उन्होंने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए ब्रिटिशर्स के सामने। इन द सेम ईयर, इसी साल में, द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज चेंज्ड टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी साल में 1928 में ही
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। ठीक है, चलो जो वर्ड है सोशलिस्ट, इसे ऐड क्यों किया गया भाई? क्योंकि इनमें से एक रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था भगत सिंह, वो चाहते थे कि सोशलिज्म भी उनका एक गोल है। ब्रिटिशर्स को तो इंडिया से एक्सक्यूज मी बाहर भगाना ही है, पर इंडिया में सोशलिज्म भी लेके आना है, ऐसा मानना था भगत सिंह का। इसीलिए उन्होंने उसमें कुछ क्या भी ऐड कर दिया, सोशलिस्ट भी ऐड कर दिया। थ्रू HSRA जो रिवोल्यूशनरी थे वो कंटिन्यू रेसिस्ट करते रहे गवर्नमेंट को। ऑन 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हिम्मत देखो जरा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की, कि इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव पे बॉम्ब गिरा दिया। ठीक है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आ रहे थे ब्रिटिशर्स, पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आ रहे थे ब्रिटिशर्स, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने बॉम्ब ही थ्रू कर दिया। किसके ऊपर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव के ऊपर। एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरा 31 लेबर लीडर्स को जो अरेस्ट किया था उसके अगेंस्ट में भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसीलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर ने बॉम्ब गिरा दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव पे। पर उन्होंने ये इंश्योर किया बेटा, ये श्योर किया कि जो बॉम्ब है वो बने, वो हार्मलेस रहे, किसी को इंजर्ड ना करे। आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब एंड शाउटिंग एंटी ब्रिटिश स्लोगन्स, बोथ ऑफ देम सरेंडर। बॉम्ब गिराने के बाद ये एंटी ब्रिटिश स्लोगन बोलते हुए दोनों ने ही सरेंडर किया। बॉम्ब गिराने के बाद ये भागे नहीं। बॉम्ब क्यों गिराया था? पब्लिक सेफ्टी बिल और जो 31 लेबर अरेस्ट हुए थे उनके अगेंस्ट में, लेबर लीडर जो अरेस्ट हुए थे उनके अगेंस्ट भी इन्होंने बॉम्ब गिराया। बॉम्ब गिराने के बाद भागे नहीं भाई। पहली बात तो ये इंश्योर किया कि बॉम्ब हार्मलेस हो, किसी को इंजरी ना हो, और इंजरी तो नहीं हुई थी। बॉम्ब गिराने के बाद भी इन लोगों ने एंटी ब्रिटिश स्लोगन बोलते हुए अपने आप को सरेंडर कर दिया, भागे नहीं। ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था बेटा, ये बहुत स्ट्रांग बना, बहुत स्ट्रांग रहा। कहाँ पर? बंगाल में। यंग मैन टारगेटेड अनपॉपुलर पुलिस ऑफिसर्स एंड मजिस्ट्रेट। यंग मैन हमेशा टारगेट करते जितने भी अनपॉपुलर पुलिस ऑफिसर्स थे, मजिस्ट्रेट थे, और उनको मारने की कोशिश करते। 1930 में 3 यंग रिवोल्यूशनरी, 1930 में 1930 में 3 यंग रिवोल्यूशनरीज थे, बिनोय बोस, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता। इन्होंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन को ही किल कर दिया, मार दिया। ठीक है, एमंग द रिवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल द मोस्ट फेमस वॉर सूर्य सेन। जितने भी रेवोल्यूशनरी थे बंगाल में सबसे फेमस थे सूर्य सेन। उन्होंने ऑर्गेनाइज की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। क्या ऑर्गेनाइज कर दी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। 18 अप्रैल 1930 में उसने अपने और दूसरे रिवोल्यूशनरी लीडर्स के साथ अटैक किया, और जितनी भी पुलिस आर्मरी थी कहाँ पर? चिट्टागोंग में। उन सब से जितने भी आर्म्स थे सब चुरा लिए और उनका यूज किया किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। चिट्टागोंग में जो पुलिस आर्मरी थी उसको ऑक्यूपाई किया। ठीक है, किसने? देखो ये जो सूर्य सेन थे जिन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी, इसके ऊपर एक मूवी भी है, पूरी मूवी है चिट्टागोंग। आप लोग जरूर देखना। सूर्य सेन है ना, उन्होंने ऑर्गेनाइज की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक पुलिस आर्मरी थी चिट्टागोंग पे, उस पर अटैक किया, और उसमें जितने भी आर्म्स थे उन सबको वहां से लिया और ब्रिटिश के अगेंस्ट में यूज किया। ही वॉज लेटर अरेस्टेड एंड सब्सिक्वेंटली हैंग्ड। बाद में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और फिर इन्हें फांसी भी दे दी। किसको? सूर्य सेन को। मनोज बाजपेयी की मूवी आप लोग जरूर देखना, चिट्टागोंग। 1-1.5 घंटे की मूवी है, पर वो मूवी देख के आपको बढ़िया आइडिया लग जाएगा कि कैसे काम करते थे ये रिवोल्यूशनरीज। विमेन का भी एक्टिव रोल था, एक्टिव पार्ट था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में। आप लोग जब चिट्टागोंग मूवी देखोगे तो आप लोग देखोगे उसमें बहुत सारी लड़कियां भी रहती हैं जो रिवोल्यूशनरी रहती हैं। दे एक्टेड एज मैसेंजर। वो मैसेंजर की तरह काम करती थी, रेवोल्यूशनरीज को शेल्टर दे देती थी, और कई बार तो लड़कियां भी अटैक कर देती थी ब्रिटिश ऑफिसर्स पे। प्रीति लता वाडेदार बिकम मार्टियर इन द स्ट्रगल ऑफ टू फ्री द कंट्री। कंट्री को फ्री कराने में एक लड़की की भी शहादत है जिसका नाम है
प्रीति लता वाडेदार, ठीक है, शहीद हुई ये भी। जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था उसका मोमेंटम धीरे धीरे करके कम होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश फिर एक कड़क सिकंजा कसने लगी किसके टुवर्ड्स, रिवॉल्यूशनरी के टुवर्ड्स। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ने अपना जो मोमेंट था वो धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। जब ब्रिटिश जो थे वो रिवॉल्यूशनरीज के ऊपर कुछ ज़्यादा अटैक करने लगे, पूरा फोकस ब्रिटिशर्स का किसके ऊपर आ गया, रिवॉल्यूशनरीज के ऊपर आ गया। देखो कितना अच्छा लिखा है, द ब्रिटिश केम डाउन हैवीली ऑन द रिवोल्यूशनरी, पूरा फोकस हैवी फोकस किस पे हो गया, रिवोल्यूशनरीज पे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी मिली 23 मार्च 1931 में। चंद्रशेखर आजाद ऑल्सो डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश एट इलाहाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद की भी डेथ हो जाती है जब वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट कर रहे होते हैं इलाहाबाद में। भगत सिंह गए, राजगुरु गए, सुखदेव गए, चंद्रशेखर आज़ाद भी चले गए। जो एंटायर नेशन था वो मॉर्निंग में था बच्चा, दुख में था, ग्रीफ में था। किसके ग्रीफ में? द डेथ ऑफ दीज ब्रेव रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, ये जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे इसके दुख में डूब गया था भाई कि अब इन लोगों की डेथ हो गई है। कितना अच्छा काम कर रहे थे ये इंडिया के लिए, और इन लोगों की एज ज़्यादा नहीं थी बच्चा, सारे बिल्कुल यंग थे, यूथ। भले भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, तो पूरा देश दुखी था इन लोगों के लिए, मौन था इन लोगों के लिए। नाउ साइमन कमीशन 1927, ठीक है, साइमन कमीशन 1927, नवंबर 1927 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमीशन को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आ गया था? 1919 में, हमने पढ़ा था ना अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट आया 1919 में। तो इसकी वर्किंग को देखने के लिए एक कमीशन अपॉइंट हुआ जिसका नाम था साइमन कमीशन। क्यों था उसका नाम साइमन कमीशन? क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे, जो इसको लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे, उनका नाम था सर जॉन साइमन। तो क्योंकि ये लीडर थे, चेयरमैन थे उस कमीशन के, इसलिए उस कमीशन को क्या कहा गया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया क्यों आई थी बच्चा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, कि भाई ये जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस किया है, इसके अलावा भी अगर कोई रिफॉर्म करना है तो चलो हम कर देते। देखो ब्रिटिशर्स कितने अच्छे थे, इनका दिल कितना अच्छा था, ये हमारे लिए रिफॉर्म का सोच रहे हैं। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आ गए 1919 में, अब साइमन कमीशन लेके आ गए। देखो कितने प्यारे लोग हैं। साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों था? क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इसे कॉमनली क्या कहा गया? इस कमीशन को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखने आई थी, उसे क्या कहा गया? साइमन कमीशन। इंडियंस बहुत डिसअपॉइंटेड थे इस कमीशन से। क्यों? बहुत सारे रीजन, दो रीजन थे इसके, बहुत सारे नहीं, दो रीजन थे। इंडियंस कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड थे, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड थे इस कमीशन से। पहला, ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वर इंग्लिशमैन, क्योंकि इस कमीशन, देखो तुम आए हो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर देखने, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करने, और एक भी इंडियन मेंबर तुमने रखा ही नहीं है इस कमीशन में, तो गलत बात है ना। ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वर इंग्लिशमैन, सारे इंग्लिशमैन थे। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट थी उसने रिफ्यूज कर दी थी हमारी डिमांड का कि सेल्फ गवर्नमेंट की, हम खुद से अपने आप को गवर्न करना चाहते थे, सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। तो ये डिमांड तो भाई ब्रिटिशर्स ने हमारी मानी नहीं, तो फिर क्यों लेके आए हैं ये फालतू का साइमन कमीशन? तो पूरा इंडिया इनसे डिसअपॉइंटेड था। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम इस कमीशन को बायकॉट करेंगे। जब ये इंडिया आया, कब आया? 4 फरवरी 1928, 4 फरवरी 1928 को जब ये इंडिया आए तो इन्हें हमने ग्रीट किया बाय ऑल इंडिया, हड़ताल, पूरे इंडिया में हड़ताल की। जिस दिन ये लोग इंडिया आए 4 फरवरी 1928 को, तो इनको ग्रीट किया हमने बड़े प्यार से कि वाओ तुम कितने अच्छे लोग हो, इंडिया आए हो, चलो चलो हम तुम्हारे आने की खुशी में पूरे इंडिया में हड़ताल करेंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे। और स्लोगन्स भी लगाए, साइमन गो बैक, साइमन हाय हाय, साइमन वापस जाओ, क्योंकि तुम हमारे लॉ एंड ऑर्डर, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को देखने आए हो, किसी इंडियंस की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो, सेल्फ गवर्नमेंट तुमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, गो बैक। ऐसे स्लोगन्स रेज किए जाने लगे, और साइमन कमीशन के अगेंस्ट में पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए। नाउ पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, अब बेटा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ने लग गई, ठीक है।
कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ 1928 में। कांग्रेस ने पास कर दिया रेजोल्यूशन डिमांडिंग डोमिनियन स्टेटस कि भाई अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। दैट इज गवर्नमेंट बाय इंडियन, जिसको चलाने वाली जो सरकार होगी वो कौन होगी? इंडियन की सरकार, मतलब अब हमारी कंट्री को हमारी सरकार ही चलाएगी। इट वॉज लिटिल लिटिल लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस से थोड़ा कम था। और ये भी कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर तुम हमें 1 साल के अंदर में अगर ये डोमिनियन स्टेटस नहीं दोगे ना, तो फिर हम बिल्कुल सेटल नहीं करेंगे, कि हमें फिर फाइनल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस में भी क्या होता है बेटा, हमारी अपनी सरकार होती है पर वो अंडर कंट्रोल होगी ब्रिटिशर्स। तो कांग्रेस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर विद इन अ ईयर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो कांग्रेस वुड सेटल फॉर नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस फिर पूरा इंडिपेंडेंस ही चाहेगी उसे, उसके अलावा फिर कुछ और नहीं चाहिए पड़ेगा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन एट लाहौर। अब लाहौर में कांग्रेस का सेशन चल रहा है 1929 में। जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट हैं और इस प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि भाई हमारा कांग्रेस का जो गोल है जो एम है, अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट एम है, वो पूर्ण स्वराज ही है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही है। उन्होंने इट आस्क्ड ऑल कांग्रेसमैन एंड नेशनलिस्ट टू रिजाइन फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड नॉट टू पार्टिसिपेट इन फोर्थकमिंग इलेक्शन। उन्होंने यहाँ पर बात रखी कि जितने भी कांग्रेसमैन हैं या जितने भी नेशनलिस्ट हैं उन्हें लेजिस्लेचर से रिजाइन दे देना चाहिए और जो आने वाली इलेक्शन है उसमें पार्ट नहीं लेना चाहिए। ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी वुड हैंसफोर्थ बी ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, और आज से ही हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया। देखो पहली बात कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, और अगर 1 साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए होगी। और उसी दिन उन्होंने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन दिया और कहा कि अब हम 26 जनवरी को ऑब्जर्व करेंगे इंडिपेंडेंस डे हर साल। To achieve its demand, the Congress decided to start another mass movement, और कांग्रेस ने अपने एम को अचीव करने के लिए एक दूसरी ही मूवमेंट स्टार्ट कर दी। चलो अब तुम लोगों को पता चल गया होगा, जो थिंक एंड आंसर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को ही अडॉप्ट किया, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी था, फिर भी हमने पूरा दिसंबर और जनवरी वेट किया, 26 जनवरी से उसको अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि नेहरू जी इस डेट को मेमोरेबल बनाना चाहते थे, ठीक है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934, गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस ने लॉन्च की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। अभी देखो नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि बच्चों को कि आपको ओबीडियंट होना चाहिए, वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली मतलब आज्ञाकारी, डिसोबीडियंस मतलब अवज्ञाकारी, है ना, कि मतलब मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा, डिसओबीडियंस। तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब यही था कि मैं अब आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा। तो इसका जो सिविल डिसओबीडियंस का हिंदी होता है वो होता है साविनय, अवज्ञा, वाई आएगा सिर्फ, अवज्ञा आंदोलन, साविनय अवज्ञा आंदोलन, कि भाई अब हम हमारी आप लोगों की जो बातें थी, आपकी जो आज्ञा थी उसे हम मानेंगे नहीं। साविनय अवज्ञा आंदोलन कब से चालू हुआ? 1930 से 1934 तक चला। किसकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ? गांधी जी की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ। कांग्रेस ने गांधी जी की लीडरशिप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई? डांडी से स्टार्ट हुई, डांडी मार्च से स्टार्ट हुई। अच्छा डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो छोड़ दो अभी तुम, फिर से गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की 1930 में, और ये किससे स्टार्ट हुई? डांडी मार्च से। वो मार्च, वो चलना जो कहाँ तक पहुंचाएगा आपको? डांडी तक। डांडी क्या है? एक कोस्टल एरिया। मार्च टू डांडी, डांडी तक पहुंचना, यहाँ से डांडी तक पहुंचना। गांधी जी का हमेशा ये सोच थी कि इनोवेटिव मेथड्स होनी चाहिए आपके पास गवर्नमेंट को अपोज करने की। इस टाइम उन्होंने एक यूनिक मेथड निकाली, वो यूनिक मेथड थी टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। डिसोबीडियंस मतलब अच्छा यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपको क्या करना था? आपको जितने भी अनजस्ट लॉ थे ना, अनजस्ट लॉ, उनको तोड़ना था। गांधी जी ने बोला था देखो कॉपरेट तो आप पहले भी नहीं कर रहे थे, कंटिन्यू रखेंगे आप उनको, कॉपरेट तो आप अभी भी नहीं करेंगे, इसको तो कंटिन्यू रखना ही है, पर साथ ही साथ आपको अनजस्ट लॉस को भी ब्रेक करना है, ये भी गांधी जी ने बोल दिया था, ठीक है। चलो तो गांधी जी
का हमेशा विचार था कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव मिले सरकार को परेशान करने के लिए, और इसी सीरीज में उन्हें मिला नमक। तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ने की तैयारी की। जो गवर्नमेंट थी उनकी मोनोपोली थी ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट वो है बेटा, रॉक सॉल्ट की बात करो, पानी से नमक बनाने की बात करो, काले नमक की बात करो, सफ़ेद नमक की बात करो, सब कुछ फ्रीली हमारे नेचर में अवेलेबल है। फिर भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद नमक बनाने लग गई और उसको बेचने लग गई, उसके ऊपर भी टैक्स लगाने लगी। तो गांधी जी ने बोला ये तो सबसे खराब चीज़ है, वो कमोडिटी जो रिच पुअर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सब कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। वो जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है, बल्क में अवेलेबल है, उसके ऊपर तो टैक्स लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली राइट थे बेचने के, बनाने के, किसके? ब्रिटिशर्स के। लोगों को ब्रिटिशर्स से सॉल्ट, गवर्नमेंट से सॉल्ट लेना पड़ता था। और ये एक ऐसा इशू था जो हर इंडियन की लाइफ को टच कर रहा था। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर के साथ साबरमती आश्रम, जो आश्रम उन्होंने बनाया था अहमदाबाद के पास, कितने फॉलोअर्स थे बच्चा? 78 फॉलोअर्स। कब स्टार्ट की? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की, ठीक है। और वो किसकी तरफ चलने लगे? साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ चलने लगे, जो कि वेस्ट कोस्ट, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे है एक विलेज जिसका नाम है दांडी। वहाँ तक पहुँचे। आफ्टर वॉकिंग फॉर 25 डेज वो चलते रहे, और कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया? 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर, दैट इज 240 माइल्स, ठीक है। 385 किलोमीटर वो चले, 25 डेज तक चलते रहे। गांधी जी का पूरा के पूरा ग्रुप, कितने? 78 फॉलोअर्स तो वो लेके चले थे, पर साथ में बहुत सारे लोग इनको ज्वाइन करते रहे। जब ये लोग दांडी पहुंचे तो हजारों की भीड़ इनके साथ थी। हियर गांधी जी ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। और यहाँ पर गांधी जी ने नमक खुद से बनाया और सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। इन्होंने नेचुरल सॉल्ट को, जो सी शोर पे होता ही है ना, एंड बॉइल्ड इट टू मेक सॉल्ट, ठीक है। ही कलेक्टेड द नेचुरल सॉल्ट लाइंग ऑन द सी शोर एंड बॉइल्ड इट टू मेक सॉल्ट। उसको उबाला जिससे कि उसमें से नमक बन जाए। बाय ब्रेकिंग द लॉ, और नियम को तोड़ा। कौन सा नियम? सॉल्ट लॉ तोड़ा। ही थ्रू अ चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक नया ही चैलेंज लाके खड़ा कर दिया। सॉल्ट जल्दी ही सिंबल बन गया लोगों के अपोजिशन का। किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तमिलनाडु में सी गोपालाचारी ने सिमिलर मार्च निकाला फ्रॉम त्रिचिनोपोली टू वेदरानियम। कहाँ से कहाँ तक सी गोपालाचारी ने यात्रा निकाली? त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक। कहाँ से कहाँ तक? त्रिचिनोपोली, त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक, तमिलनाडु में। किसने? सी गोपालाचारी ने यात्रा की। गुजरात में सरोजनी नायडू ने भी प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट सॉल्ट डिपोट्स। Lakhs of people, which included a large number of women, participated in this process। और इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों ने पार्ट किया, और इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में कौन भी थी बेटा? वीमेन भी थी। औरतों का पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, दांडी मार्च में। The civil disobedience movement carried forward the unfinished work of non-cooperation movement। non-cooperation movement में जो काम नहीं हो पाए थे उनको कंप्लीट कर दिया civil disobedience movement में। whole country become involved in it। पूरी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो गई। हड़ताल made life come to standstill। हड़ताल मेड लाइफ कम टू अ स्टैंड स्टिल। हड़ताल से जो लाइफ थी वो एकदम रुक गई, ठहराव आ गया। लार्ज नंबर में बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज छोड़ दिया, ऑफिस छोड़ दिए, फॉरेन गुड्स को जलाने लग गए, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, लोगों के ऊपर फिर लाठियां भी चलाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कहीं पर बुलेट चलाई, ठीक है। पर कोई भी वापस आने को रेडी नहीं था। जो मूवमेंट थी वो द मूवमेंट वॉज टोटली नॉन वायलेंट। और पूरी की पूरी मूवमेंट नॉन वायलेंट थी। आज रिपोर्ट्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेस्ट बिगेन टू अपीयर इन न्यूज़पेपर। फिर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स आने लगी न्यूज़पेपर में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में एक सहानुभूति, सहानुभूति बोले तो सिंपैथी की लहर दौड़ गई। किसके लिए? इंडियंस के लिए, क्योंकि फोटोग्राफ्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटेस्ट की न्यूज़पेपर में। और नॉट ओनली इन इंडिया, इन द एंटायर वर्ल्ड सपोर्ट फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल गेन स्ट्रेंथ। और यहाँ से पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है कि भैया अब इंडिया को भी आज़ादी मिल तो जानी चाहिए। ये तो गलत है कि ब्रिटिशर्स इतना ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस वहाँ पर कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब होगी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब होगी? 1930 में।
नवंबर 1930 में जो गवर्नमेंट थी उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, कहाँ पर बुलवाई? लंदन में। क्या डिस्कस करने के लिए? रिफॉर्म्स, सुधार, प्रपोज्ड बाय साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने जो रिफॉर्म्स की बात की थी उनको डिस्कस करने के लिए लंदन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया कि भाई हम तो नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग गई, हिंदू महासभा गई, ओनली द मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रिंसेस पार्टिसिपेटेड। जितने भी इंडियन प्रिंसेस स्टेट थे वो लोग गए, हिंदू महासभा के लोग गए और मुस्लिम लीग गई। पर कांग्रेस की एब्सेंस में कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना ये पॉसिबल था ही नहीं, तो कॉन्फ्रेंस लगभग फेल रही।